गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा देवी आज इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करूंगी वॉइड एग्रीमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज जी में दे रखा है वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन वॉइड एग्रीमेंट। तो ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, जिसको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, अपने लीगल राइट के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे हम कि ये जो है वॉइड एग्रीमेंट है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कौन कौन से हैं वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 24 to 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 56 किससे रिलेटेड है, वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है सेक्शन 24 क्या कहता है। सेक्शन 24 कहता है कि एन एग्रीमेंट इन विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर अनलॉफुल इन पार्ट। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अनलॉफुल होते हैं इन पार्ट में, मतलब कि पूरा का पूरा जो है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा अनलॉफुल ना हो करके, जैसे कि पार्ट में क्या होता है अनलॉफुल होता है, तो वो क्या हो जाता है पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाता है वॉइड हो जाता है। अगर हम लीगल ऑब्जेक्ट और इलीगल ऑब्जेक्ट में, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में अगर हम उनको अलग कर सकते हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि जो है जो लीगल ऑब्जेक्ट है वो तो लॉफुल एग्रीमेंट में आ जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उनको अलग नहीं कर सकते, जैसे लॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अगर हम अलग नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे ए ने बी को एज ए सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया, तो बी ने जो सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया कैसा काम था, ए का मैन्युफैक्चरिंग का वर्क था, और जो उसमें कुछ लीगल वर्क था और कुछ इलीगल वर्क था। जो लीगल वर्क था और इलीगल वर्क था दोनों को मिला करके मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और उसका सुपरिटेंडेंट किसको बनाया गया था, बी को बनाया गया था, और उसकी सैलरी थी 20,000 पर मंथ। तो यहाँ पे लीगल ऑब्जेक्ट और इलीगल ऑब्जेक्ट जो भी है उसका पूरे का पूरा का कॉन्सिडरेशन क्या है, एक ही है, 20,000 पर मंथ। तो और लीगल ऑब्जेक्ट और इलीगल ऑब्जेक्ट इनको हम अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लीगल ऑब्जेक्ट और इलीगल ऑब्जेक्ट दोनों के लिए अलग अलग से पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए, उनकी सैलरी भी अलग अलग डिसाइड करते हैं, और इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए अलग से पर्सन अपॉइंट करते हैं, उनकी सैलरी भी अलग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट का जो कंसिडरेशन है वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम वैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो इलीगल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, जिसमें कंसिडरेशन हुआ है, जिसका कंसिडरेशन हुआ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर करेंगे। ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इलीगल ऑब्जेक्ट और लीगल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, अदरवाइज पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो सेकंड है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जो एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता वो क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे कि जिसमें कंसिडरेशन से आप क्या समझते हो, कंसिडरेशन का मतलब प्रतिफल, मतलब लेन देन जो होता है जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें जो हम लेन देन करते हैं, जैसे कि किसी ने घड़ी दी है ए को और ए ने उसके बदले उसको क्या दिए, 5,000 रुपीज़ दिए हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह से कंसिडरेशन हो गया। और कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में उसकी क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू होना जरूरी होता है। तो लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कंसिडरेशन अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। जैसे कि एग्रीमेंट इन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर नेचुरल लव और अफेक्शन में हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। जैसे कि ए और बी, ए ने बी को क्या किया, 5,000 रुपये दिए, लेकिन उनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, नेचुरल लव और अफेक्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है, वैसे ही 5,000 सप्लाई कर दिए, 5,000 रुपीज़ दे दिए, तो ये क्या होगा, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अगर
ए फादर ने बी सन को क्या दिए, 10,000 रुपीज़ दिए और वो रिटर्न में ले लिए, मतलब रिटर्न में दिए हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उनके बीच में। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर ए और बी, अगर पास्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड की है, ए ने बी को पास्ट में वॉलेंटरी सर्विस प्रोवाइड की है और बी बाद में ये कहता है कि मैं आपको जो है कुछ पैसे दूंगा। अगर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की जाती है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो क्या होगा, वैलिड होगा विदाउट कंसिडरेशन भी। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे कि ए जो है बी का पर्स लेके जाता है और सी क्या करता है, ए से छीन करके बी को वापस दे देता है, तो बी इससे खुश होकर के ये कहता है कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, तो ये क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया उन दोनों के बीच में, तो वो कोर्ट में इन्फोर्स कर सकता है। यहाँ कंसिडरेशन तो नहीं हुआ क्योंकि बी की तरफ से तो कुछ नहीं, सी की तरफ से तो कुछ नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, तो वो कोर्ट में इन्फोर्स कर सकता है, अपने लीगल राइट को इन्फोर्स कर सकता है। थर्ड पॉइंट है टाइम बार डेट। अगर कोई डेट है टाइम बार हो गया है, लिमिटेशन पीरियड जो दे रखा है किसी डेट का, जैसे कि 3 इयर्स होता है नॉर्मली देखा जाए तो, अगर 3 इयर्स है कोई किसी का तो डेट का, और वो डेट क्या हो गया है, उसका टाइम पीरियड जो है चला गया है, लेकिन फिर भी वो पर्सन क्या कहता है कि रिटर्न में देता है ए को कि मैं जो है आपका जो है वैसे तो टाइम बार हो गया है डेट, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, आपको पेमेंट करूँगा, तो ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में, इसको क्या है, इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ये 3 जो कंडीशन दे रखी है, इनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, क्या क्या दे रखी है उसमें। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये कहती है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में, अगर जो है फर्स्ट ये कहती है कि अगर कंसिडरेशन में अगर इनएडिक्वेट भी कंसिडरेशन है तो भी क्या है, चलेगा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी है तो भी वो क्या रहेगी, इनफ होगी। अगर जैसे कि ए ने बी को हॉर्स दिया और वो बेचा, वो 500 रुपये में बेचा, वैसे तो इनएडिक्वेट है इन द आइज ऑफ लॉ कंसिडरेशन, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन तो है, वो कोर्ट में इन्फोर्स हो सकता कि पैसे कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो कंसिडरेशन और का होना जरूरी होता है, चाहे वो कम पैसे की हो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर गिफ्ट है, गिफ्ट के केस में सेक्शन 25 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, गिफ्ट के केस में सेक्शन 25 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। गिफ्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन भी क्या माना जाएगा, वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से माना जाएगा। तो सेक्शन 26 क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड एग्रीमेंट। अगर हम किसी अडल्ट पर्सन को मैरिज करने से रोकते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं कि आप मैरिज नहीं करोगे, तो इस तरीके के एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे ए अडल्ट पर्सन है, वो ये कहता है अगर बी मुझे 50,000 रुपीज़ पे कर दे तो मैं मैरिज नहीं करूँगा, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। या फिर ए बी को कहता है कि मैं आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा, आप जो है मैरिज नहीं करोगे, तो इस तरीके के एग्रीमेंट क्या हो गए, वॉइड एग्रीमेंट हो गए। नेक्स्ट है सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर हम किसी को ट्रेड करने से रोकते हैं, कोई बिजनेस करने से रोकते हैं, कोई लीगल प्रोफेशन करने से रोकते हैं, तो ये इस तरीके के एग्रीमेंट जो होते हैं, इस टाइप के एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी दे रखा है, अगर कोई अपना बिजनेस सेल कर देता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर ए बी को अपना बिजनेस सेल कर देता है, उसके साथ गुडविल भी सेल कर देता है, तो वो क्या करता है, बी ये कहता है कि आप लोकल लिमिट्स में सेम बिजनेस नहीं करोगे, तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होंगे, ये क्या होगा, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक लॉयर अपना जो प्रैक्टिस का लाइसेंस सेल कर देता है, साथ में गुडविल भी सेल कर देता है, और ये कहता है कि मैं जो पूरे स्टेट के अंदर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, इसे हम रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं मान सकते।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर किसी की कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, लीगल प्रोसीडिंग हमारा कहीं लीगल राइट है, वो लीगल राइट के लिए कहीं प्रोसीडिंग करने का राइट है, लेकिन हम उसको रोकते हैं अगर लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, तो ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर ए बी को ये कहता है कि आप जो है अपने राइट के लिए कोर्ट में ना जाए अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए, तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दे रखा है। इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, अगर ए है जो बी को ये कहता है, ए और बी में बिजनेस की डील हुई है, उसके साथ साथ एग्रीमेंट हुआ है, अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम डिस्प्यूट को कहाँ पे लेके जाएंगे, कोर्ट के पास ना जा करके आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। आर्बिट्रेशन के थ्रू हम अपने मैटर को सोल्व करवाएंगे। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, वैलिड, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता है। तो ए और बी अगर एग्रीमेंट करते हैं कि हम कोर्ट के पास ना जाकर के आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है मैटर सोल्व कराएंगे, तो ये इस तरीके के ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट ऑफ विच मीनिंग इज अनसर्टेन। एग्रीमेंट इन विच मीनिंग इज अनसर्टेन। अगर जहाँ एग्रीमेंट हुआ उसमें मीनिंग ही अनसर्टेन है, जहाँ पे सर्टेनिटी ही नहीं है, जहाँ पे हमें यही नहीं पता कि क्या सर्टेनिटी है, किस मैटर पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस मैटर पे एग्रीमेंट किया है, क्या मैटर है, तो उस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। जैसे ए है जो बी को ये कहता है कि मैं आपको 100 kg है जो फ्रूट सप्लाई करूँगा, तो ये जो है एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि फ्रूट्स में तो ऑरेंज भी आते हैं, मैंगो भी आते हैं, बनाना भी आते हैं। तो इस तरीके से जो एग्रीमेंट है वो फ्रूट्स जो है सर्टेनिटी नहीं कि कौन सा फ्रूट सप्लाई करेगा। लेकिन अगर बी का बिजनेस ही क्या ऑरेंज सप्लाई करने का है, तो क्या होगी, उसमें सर्टेनिटी होगी कि वो ऑरेंज ही सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, सर्टेनिटी होगी। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर जहाँ पे सर्टेनिटी ही नहीं है कि कौन सा फ्रूट सप्लाई करेगा, वो क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ द वेजर या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट से आप क्या समझते हो, जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि बेट लगाते हैं एक तरीके से, ये कि किस में आते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट में आते हैं। जैसे ए और बी के बीच में उन्होंने बेट लगाई आपस में कि जो अगर इंडिया जीतेगा तो ए है जो बी को 5,000 रुपये सप्लाई करेगा, 5,000 रुपये देगा, और अगर बी है जो अगर पाकिस्तान जीता तो बी जो ए को 5,000 रुपये देगा। तो इस तरीके से हर एक पार्टी को, दोनों पार्टीज को के जीतने के भी चांस होते हैं और हारने के भी चांस होते हैं। मतलब दोनों पार्टी में से किसी एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं इसे क्या कहते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। तो अगर इंडिया जीता तो ए है जो 5,000 रुपये बी को देगा, तो यहाँ पे ए को क्या हुआ, लॉस हुआ, और बी को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। और अगर पाकिस्तान जीता तो बी है जो ए को 5,000 रुपये देगा, तो यहाँ पे बी को क्या हुआ, लॉस हुआ, और ए को क्या हुआ, फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके के एग्रीमेंट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट रिलेटेड टू इम्पॉसिबल एक्ट, एग्रीमेंट रिलेटेड टू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन 56 है। इससे रिलेटेड अगर इम्पॉसिबल एक्ट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे इसमें दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है और एक क्या होती है, सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि जैसे ही एग्रीमेंट हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, तो हमें पता होता है कि जो है ये जो है इम्पॉसिबल एक्ट है, इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। जैसे ए है जो बी को ये कहता है कि आप मुझे 5,000 रुपीज़ दे दो, मैं जो है मैजिक से बहुत सारा ट्रेजर है जो डिस्कवर कर दूंगा। तो इस तरीके से जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये क्या हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि पहले से ही लगता है कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इसे कहते हैं। अगर पहले से ही इम्पॉसिबल एक्ट है
तो इसे कहेंगे हम ये कि ये एग्रीमेंट है जो वॉइड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी। सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी से आप क्या समझते हो कि जो एग्रीमेंट है वो बाद में हमें पता चलता है कि इम्पॉसिबल एक्ट है, एग्रीमेंट से रिलेटेड जो एक्ट होता है वो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसको परफॉर्म करना क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता है। जैसे पहले एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब जो है पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बाद में ऐसा हैपनिंग हुई कि जो एक्ट को परफॉर्म करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो इसे कहेंगे सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि ए है जो बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम मैरिज करेंगे, लेकिन जैसे ही मैरिज की डेट फिक्स होती है तो बी है जो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये क्या होगी, सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी होगी, बाद की इम्पॉसिबिलिटी होगी। इसको अब परफॉर्म करना, एग्रीमेंट को परफॉर्म करना क्या हो गया, जो है इम्पॉसिबल हो गया। तो इस तरीके के एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं, सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी में आते हैं, और ये एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, बाद में जो है वॉइड हो जाते हैं। तो ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सटेंशियल इम्पॉसिबिलिटी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो भी इसी में इंक्लूड है, सेक्शन 56 में ही। इसी में सेक्शन 56 को एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं कि जब एग्रीमेंट होता है तब जो है सिचुएशन क्या होती है कि हम जो है अपनी टर्म्स को, जो भी टर्म्स होती है एग्रीमेंट की, हम परफॉर्म कर देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी हैपनिंग हो जाती है कि उसको परफॉर्म करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था, छोटा सा। तो थैंक यू सो मच।